तो ये जो वर्ड अटेक्सिया है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। अ मतलब विदाउट और टैक्सिस मतलब गति। और इसमें धीरे धीरे हमारी भुजाएं, हमारी उंगलियां, हमारे पैर, हमारा धड़, गर्दन, जीभ, जीभ मतलब आवाज में, और आंखों की पुतलियां भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप इनको ऐसा देखें, आंख को गति करके एक तरफ देखने को बोले या सामने भी, तो आप पाएंगे उनकी आंखें भी अस्थिर रहती हैं। उस अस्थिरता को निस्टैग्मस बोलते हैं। हालांकि निस्टैग्मस से बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन कुछ मरीज कहते हैं कि उनको जो सामने की इमेजेस है वो ब्लर हो जाती है, क्योंकि अगर आंखें कॉन्स्टेंटली हिल रही होंगी तो रेटाना के ऊपर जो इमेज का फिक्सेशन है वो अच्छा नहीं बनेगा, और इन लोगों को फाइन प्रिंट पढ़ने में और ड्राइविंग करने में दिक्कत आ सकती है। आंखों की गति का कोऑर्डिनेशन इनका खराब हो जाता है इस वजह से। और ये जो अटेक्सिया है, ये मस्तिष्क में और नर्वस सिस्टम के अनेक भागों में खराबी के कारण होता है, और उनमें से प्रमुख कारण है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम पीछे की तरफ ब्रेन में दो छोटे छोटे गोलार्ध होते हैं। बड़े गोलार्ध आगे होते हैं जिनको सेरिब्रम बोलते हैं, और छोटे दो गोलार्ध पीछे होते हैं जिनको सेरिबेलम बोलते हैं। हम लोग संस्कृत में उसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, छोटा मस्तिष्क। और उनका काम है कोऑर्डिनेशन करना, संयोजन करना, इन कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम अटेक्सिया को कॉमन इंग्लिश में बोलेंगे तो इन कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो अनगढ़ता बोलेंगे या गति भंग बोलेंगे। और इस अवस्था में जो हमारा मोटर सिस्टम है, जिसको हम प्रेरक तंत्र बोलते हैं, मोटर सिस्टम, मोटर सिस्टम का मतलब यह है कि हमारा शरीर जो भी काम करता है, फिजिकल एक्शन करता है मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा, वो उसमें ताकत होती है, पावर होती है मसल्स की, लेकिन उसमें प्रिसीशन होता है, उसमें स्पीड होती है, उसमें टाइमिंग होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। कितनी सारी चीजें। आप फिजिक्स में गति को पढ़ते हैं कि नहीं, गति या मोशन को पढ़ते हैं कि नहीं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। तो प्रत्येक गति का अपना एक फोर्स होता है, उसका एक वेक्टर होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, उसका एक एंगल होता है। ये सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं अटेक्सिया के अंदर। ये मुश्किल है। और क्या नहीं गड़बड़ाता है वो है फोर्स, पावर नहीं गड़बड़ाता। तो अगर हम एक लकवे के मरीज से अटेक्सिया के मरीज की तुलना करें तो दोनों में बड़ा अंतर होगा। लकवा मतलब पैरालिसिस। तो पैरालिसिस की बीमारी में पावर चला जाता, उसका हाथ नहीं उठता, उसका पांव नहीं उठता, ताकत नहीं रह जाती। अटेक्सिया वालों को ताकत ठीक ठाक रहती, बाद में कम हो जाती है वो भी, लेकिन शुरू में तो ताकत अच्छी रहती, पावर अच्छी रहती, लेकिन कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। और ये अनगढ़ता के रूप में प्रकट होता है। बोलने में जीवान के ऊपर प्रकट होता है, एक प्रकार का तुतलाना आ जाता है। उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है डिसआर्थ्रिया। जाती है तो ये लोग सीधे खड़े नहीं रह पाते, उनका पांव डगमग करता है, मानो कि आप काय के ऊपर खड़े हो, ट्रैम्पोलिन पे, है ना, जो जिसमें बैलेंस नहीं रहता है। और फिर वही चीज चलने में नजर आती है। अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं कि आपको अटेक्सिया की कल्पना करना है, तो याद करो दारू कुत्ते को, बेवड़े को, जिसने जरूरत से ज्यादा पेग लगा लिया हो, और अब वो चल रहा है, और बोल उसकी आवाज भी वैसी हो जाती है, और उसके हाथों का कंपन भी वैसा ही हो जाता है, और उसकी चाल भी वैसी हो जाती है। तो ये दुख की बात है कि हमारे अटेक्सिया के पेशेंट बिना कोई नशा किए जीवन भर उस तकलीफ को भोगते हैं, मानो कि उन्होंने शराब पी रखी। बल्कि हमारे कई मरीज बेचारे आते बोलते हैं, सर लोग मेरे को समझते हैं कि मैं दारू पी के आया हूँ, मैं कैसे समझाऊं उनको कि मैंने नहीं पी है, मेरी बीमारी है ये। लोगों को ये इंप्रेशन जाता है उसके अंदर। तो ये जब बीमारी आती है तो शुरू में उन कार्यों को प्रभावित करती है जो महीन होते हैं, फाइन होते हैं, जिनमें फाइन कोऑर्डिनेशन लगता है। नेचुरली वो चीज पहले प्रभावित होगी जब बीमारी की तीव्रता कम है। तो एक फाइन काम हुआ सुई में धागा पिरोना। अब ये तो हम रोज तो नहीं पिरोते हैं सुई में धागा, लेकिन अगर कोई अटेक्सिया का मरीज है, या कोई महिला है, या कोई पुरुष है, उसको पहली बार ध्यान इस तरह के बारीक काम पे जाएगा।
शुरू में बड़े बड़े कामों पे ध्यान नहीं जाएगा। या एक और बारीक काम है लिखना, हैंड राइटिंग भी बड़ा बारीक काम है, फाइन कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके अंदर, तो इन लोगों की हैंड राइटिंग बिगड़ने लगती है। और बारीक काम करने में, अगर आप म्यूजिशियन हैं और वायलिन प्ले करते हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बिगड़ जाएगा। आप तबला प्लेयर हैं, आपका कोऑर्डिनेशन तबले पे बिगड़ जाएगा। आप कोई फाइन प्रिसीशन का काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कोई काम कर रहे हैं, लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, या और भी किसी दूसरी मशीन पे काम कर रहे हैं, या आप सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर सर्किट बना रहे हैं, एनग्रेव कर रहे हैं, तो फाइन काम आपके प्रभावित हो जाते हैं और लोगों का जॉब छूट जाता है जिस काम। तो ये जो this spinocerebellar ataxia, the term medically what we use is are those ataxias which are autosomal dominant. That means वो parents से inherit होता है. Okay, so these are unlike the Friedreich's ataxia where the gene is inherited, one from the mother, one from the father, but both of them are not clinically affected. So it is autosomal recessive condition, Friedreich's ataxia, and it starts very early in life. And the Friedreich's ataxia course is much more aggressive than the SCA, what is known as spinocerebellar ataxia, which are inherited in an autosomal dominant fashion. That means a spinocerebellar ataxia में, SCA में, either the mother or the father definitely has a disease, though probably the disease severity may not be the same as the particular person which we are concerned. So SCA और spinocerebellar ataxia में ये जो बीमारी शुरू होता है usually at the age of 20 to 30, इसी एज में शुरू होता है. But in Friedreich's ataxia, it starts, in the first decade, within the first 10 years. So in general, SCA or spinocerebellar ataxia prognosis is much better, and the course is also much, favorable compared to the Friedreich's ataxia. But as the generation goes, first generation, second generation, third generation, ये spinocerebellar ataxia में क्या होता है, इसको कहते हैं CAG repeat disorders और repeat trinucleotide repeat disorders. So father का अगर age, it had started at the age of 50 years, the son may get at the age of 30 years, and his son, if is affected, may get the disease at the age of say 15 years. ये इसको कहते हैं anticipation. जो जब generation बढ़ता है, अगर वो gene inherit, abnormal gene for the father or the mother inherit होता है, तो वो ज्यादा repeat हो जाता है. मतलब repeat मतलब suppose एक commonest SCA और spinocerebellar ataxia इंडिया में जो मिलता है SCA 1, 2 and 3, और certain ethnic communities में SCA 12 मिलता है. Compared to the other countries, there are SCAs about 40 to 50 SCAs are defined now, but we get mainly SCA 1, 2, 3. तो ये characteristic easily we can differentiate from the Friedreich's ataxia. जो spinocerebellar ataxia में होता है, गेट का बैलेंस का प्रॉब्लम होता है और बोलने का प्रॉब्लम होता है, जो Friedreich's में भी होता है. बट कुछ अटैक्सिया में लाइक spinocerebellar ataxia टाइप 2 जो बहुत फ्रीक्वेंट है, उसमें आई मूवमेंट का एब्नॉर्मलिटी होता है. वो देखने में, अगर पेशेंट, हम लोग नॉर्मल पर्सन को कुछ साइड से लेफ्ट की राइट साइड से बुलाता है तो हम लोग आंखों घुमा के देख सकते हैं. ये spinocerebellar ataxia मेनली टाइप 2 में आंखों घुमा के देखने में प्रॉब्लम होता है. इसको कहते हैं जो स्लो सैकाइड्स है. सो आई मूवमेंट एब्नॉर्मलिटी इज वन ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम्स apart from ataxia, and also they develop at neuropathy in the legs. Similarly, SCA3, जो spinocerebellar type 3, जो decent actually जो origin होता है probably Portuguese उधर से आया था इंडिया में, उसके में dystonia, twisting of the hands, legs इस ज्यादा होता है apart from the ataxia. So and these are very common things in this 1, 2, 3. And another one, spinocerebellar type 12, only 4 ataxias I am going to tell. The spinocerebellar type 12, SCA 12, ये certain ethnic communities में होता है. इसमें ज्यादा hand shaking ऐसे होता है, बाद में चलने का प्रॉब्लम, बोलने का प्रॉब्लम होता है. और इसके एज ऑफ ऑनसेट जो शुरू होता है अराउंड द 40s में शुरू होता है, बट जनरेशन के बाद अर्ली हो सकता है. तो इन जनरल मैनेजमेंट के लिए ये 3-4 अटैक्सिया है, इसमें हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं. अगर बहुत शेकिंग होता है तो cerebellar ataxia, it controls, the cerebellum controls the accuracy and rhythm of movements. And many people here in the audience have ataxia. I don't have to tell them what this is all about. So they have trouble with walking, their balance is not good.
Typically they walk like they're drunk, and that's, you know, in our part of the world, you know, alcohol is not at all uncommon every night. So we can tell the patient, this is what you feel like when you get ataxic. Lurching, falling, what we often find is they will lose some skills, highly skilled activities before that. For example, they may not be able to ride a bike or motorbike, or go up the mountain, or things like that. Then it affects the coordination in the hands and the legs. And in the hands, you know, the neurologist usually does tests like finger to nose test, heel to shin test to find the coordination problem. When we test muscle strength, it remains very normal. You can have trouble with controlling your trunk, your body, जो shake करता है उसका truncal ataxia बोलते हैं. Speech becomes abnormal. You can have trouble swallowing, called bulbar symptoms. A lot of the patients have some visual symptoms because the control of the eye movement, जो eye का जो movement होता है, उसका control brain cerebellum करता है. So you get nystagmus, which is kind of a like a jerky movement. And there are many other illnesses that can look like ataxia, which we need to figure out. I want to stress the fact that ataxia is not a single disease. It is just, you know, I always tell my patients that doctors like to use mumbo jumbo, high complex words to mean something simple. So the simple thing is ataxia means balance problem. That's what it means. When you have a balance problem coming from the cerebellum, that is ataxia. Not a single disease. It is related to many, many diseases. Some of them are non-genetic. So we always want to be careful that you have excluded these, because many of them can be controlled or reversed. Alcohol is one of the most common causes of ataxia. There are other toxins like epilepsy, drugs. We do see a number of patients who have problems with slowly progressive degeneration of the cerebellum later on in life with no family history. We don't yet know what this is. It's very similar to other similar illnesses. Alzheimer's disease, for example, causes degeneration of the frontal lobes and the parietal lobes. We don't know what causes it. Similarly, Parkinson, we don't know the cause of these sporadic neurodegenerations. But in the ataxia world, we are a little bit more lucky. We actually can find a cause for it, particularly genetic causes, in about half the patients. And the genetics of ataxia is quite complex. And this is one of the problems we face in the field, that there are so many different diseases, if you will. So two of the most common ways diseases are inherited, one is autosomal dominance. So in the right hand on the bottom, you see the dominant inheritance, where the disease passes on from one generation to the next. It can be transmitted by men, like Squire, or women can transmit it to the next generation. So this occurs because every gene, जो आपका gene होता है, दो copy होता है, one from the dad, one from the mother. In autosomal dominant disease, only one copy has to be mutated. So here you have a father with ataxia, has one copy of the gene that's normal, one copy of the gene that's abnormal. It transmits his normal copy to the daughter, normal copy from the mother, the daughter is okay. But this son here gets his bad copy, normal copy from the mother, but has the disease. So it's a dominant inheritance. Recessive inheritance, you see that the father and mother have one copy that is mutated. Just a mutation hota hai, one copy mein hota hai, lekin both of them are asymptomatic. But in this child here, one copy from the father, one copy from the mother, both are mutated, you get recessive. For example, Friedreich's ataxia is a recessive disease. Some of them end up being देना चाहूंगा डॉक्टर पौराणिक को भी और स्वस्ति को भी। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये आस की शुरुआत हुई थी तो मैं उस दिन वहां पे आया हुआ था और उस समय काफी उत्साह के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी और ऑर्गेनाइजेशन ने काफी अच्छा काम किया है। इस दौरान पिछले 2-3 वर्षों में काफी कुछ किया गया और खास करके जो एटेक्सिया के मरीज थे उन लोगों के बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया है। जैसा मैं शुरुआत में इस प्रोग्राम की जो संचालन कर रहे थे उन्होंने बताया कि क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं सोसाइटी की तरफ से, तो मैंने पूरा सुना। काफी कुछ कार्यवाही की गई है और मैं काफी प्रभावित हुआ।